नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रकांत देशमुख, डायरेक्टर ऑफ देशमुख बायोस्टोर नांदेड़। और दोस्तों, कल से हमने शुरू कर दिया था कि क्लास 11th के लिए नीट का कोर्स, ऑनलाइन कोर्स जो आपके लिए अभी अवेलेबल है हमारे चैनल के ऊपर। और हमारे चैनल का नाम है सीडी सर बायोलॉजी के नाम से भी आप उसको सर्च कर सकते हो। ठीक है। और कल जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वो टॉपिक था प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट फिजियोलॉजी के यूनिट से प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और आज का जो ये अपना दूसरा लेक्चर होगा आज। ठीक है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ग्रोथ प्रमोटर्स के बारे में। जो डिफरेंट टाइप के ग्रोथ प्रमोटर्स हैं हमारे पास उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ग्रोथ प्रमोटर्स के बारे में। ठीक है। इसके पहले हमने ग्रोथ रेट के बारे में पढ़ा था कल के लेक्चर में, या आप पहले वीडियो में देख सकते हो। उसके बाद हमने ग्रोथ रेट में डिफरेंट टाइप्स देखे थे। अरिथमेटिक ग्रोथ रेट कैसा होता है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट कैसा होता है। ठीक है। तो बाकी जो ग्राफ थे उसके ठीक है बारे में उनको भी अच्छी तरह से हमने पढ़ लिया था। और आज बात करेंगे हम ग्रोथ प्रमोटर्स के बारे में। देखिए, पहली बात यह है कि व्हाट आर द ग्रोथ प्रमोटर्स। की ग्रोथ प्रमोटर्स दीज आर नथिंग बट द हॉर्मोन्स। ठीक है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में आपको दिखाई देते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वैसे भी प्लांट में आपको जो हार्मोन्स वहाँ पे होते हैं, ठीक है, उन्हें हम ग्रोथ प्रमोटर कहते हैं। या ठीक है, हम उन्हें फाइटो हॉर्मोन्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों? फाइटो हॉर्मोन्स भी कह सकते हैं। देखिए, यहाँ पे फाइटो का मतलब होगा प्लांट, यहाँ पे फाइटो या फाइटा, फाइटा का मतलब होगा वहाँ पे प्लांट। सो द हॉर्मोन्स व्हिच प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर नोन एज फाइटो हॉर्मोन्स। ये देखिए दोस्तों, कि अगर एनिमल एंड प्लांट के अंदर हम कंपैरिजन करते हैं, एनिमल्स एंड प्लांट के अंदर अगर कंपैरिजन करते हैं, तो हमें एक बात पता चलती है कि एनिमल्स के अंदर हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करने वाले कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है, जिन्हें हम क्या कहेंगे? ग्लैंडुलर सेल्स। क्या कहेंगे हम इन्हें? ग्लैंडुलर टिश्यू या सेल्स कहेंगे। ठीक है। और ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं, स्पेशलाइज होते हैं, और जिनके अंदर खासियत ये होती है कि ये हार्मोन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। किन चीजों को प्रोड्यूस करते हैं? हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है। कैन प्रोड्यूस द हार्मोन्स। ठीक है। और एक बात क्या है कि ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करने वाली जो चीजें होती है ना, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहेंगे कि ग्लैंड्स कहेंगे। क्या कहेंगे हम इन्हें? ग्लैंड्स। जैसे कि मान लो कि एंडोक्राइन ग्लैंड, मान लो कि कौन सी ग्लैंड हो गए? एंडोक्राइन ग्लैंड्स हम बोलते हैं नॉर्मली। ठीक है। और इन एंडोक्राइन ग्लैंड का स्पेसिफिक लोकेशन होता है बॉडी के अंदर। एंडोक्राइन ग्लैंड का क्या होता है कि स्पेसिफिक लोकेशन हमको दिखाई देता है कि बॉडी के अंदर, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर मान लो कि स्पेसिफिक क्या होगा, वहां पे लोकेशन होगा। उसी लोकेशन पे आपको ये क्या मिलेंगे? ठीक है, ग्लैंड मिलते हैं जो हार्मोन का प्रोडक्शन करते हैं। कि फॉर एग्जांपल में हम अगर बात करते हैं दोस्तों, तो हमें पता है कि हमारे, ठीक है, कि हेड के अंदर या ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड होती है जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहेंगे हम? पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड कहेंगे। ठीक है। जिसके बहुत सारे हार्मोन्स हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, रेगुलेटरी हार्मोन्स। ठीक है, जो हाइपोथैलेमस, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है बाय रिलीजिंग हार्मोन एंड बाय रेगुलेटिंग हार्मोन से उसको ये कंट्रोल करता है। फिर जाके ये रिस्पॉन्स में क्या करेगी पिट्यूटरी ग्लैंड? ठीक है, डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स प्रोड्यूस करेंगे। ये बाकी के ग्लैंड को क्या करेंगे? कंट्रोल में रखते हैं। ये तो हमने जनरली ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ा है। ठीक है। अब बात करते हैं प्लांट के अंदर। क्या प्लांट के अंदर ऐसी सेम चीजें होगी? जैसे कि एनिमल्स में ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं, तो क्या प्लांट में भी ऐसे कुछ टिश्यू हो सकते हैं? नहीं है दोस्तों। ठीक है, देखिए, प्लांट में ऐसे कोई स्पेशलाइज्ड सेल्स या टिश्यू होंगे नहीं है। क्यों? या प्लांट में ऐसे स्पेशलाइज्ड ग्लैंड नहीं है जो हार्मोन का सिक्रेशन करे। ठीक है। पर तो बात यह है कि वहां पे पर हार्मोन का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? ठीक है। आप देखते हो कि प्लांट के बहुत सारे पार्ट होते हैं, कि प्लांट के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जहाँ पे क्या हो सकता है कि हार्मोन का प्रोडक्शन हो सकता है। मान लो कि आपके पास रूट है, रूट के सेल्स के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा? हार्मोन प्रोड्यूस होगा। आपके पास मान लो कि शूट एंड ब्रांचेस है, वहां पे भी क्या हो सकता है? हार्मोन प्रोड्यूस होता है। मान लो कि आपके पास फ्लावर है, फ्लावर में भी क्या प्रोड्यूस हो सकते हैं? हार्मोन्स प्रोड्यूस सकते हैं। मान लो कि आपके पास फ्रूट है, ठीक है, फ्रूट्स, उसमें भी हार्मोन प्रोड्यूस हो सकते हैं। ठीक है। मान लो कि आपके पास, ठीक है, या प्लांट के पास कौन है? लीव्स है, यंग लीव्स, ठीक है, या ओल्डर लीव्स, वहां पे भी क्या हो सकते हैं कि हार्मोन्स का प्रोडक्शन हो सकता है। मतलब ये बात तो आपको याद रखनी है कि प्लांट के अंदर ऐसा कोई स्पेशल पार्ट होता नहीं है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। स्पेशल बात नहीं है प्लांट के अंदर जो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करे। एनी काइंड ऑफ सेल्स एंड टिश्यू कैन प्रोड्यूस द हार्मोन्स। ठीक है, जिनका क्या फंक्शन होगा? सिक्रेशन फंक्शन होगा। ठीक है।
ये बात आपको याद रखनी है। एनिमल एंड प्लांट के फाइटो हार्मोन्स के प्रोडक्शन में कहाँ पे डिफरेंस आता है, ये तो बात हमने की है। देखिए प्लांट के जो हार्मोन्स होते हैं ना, प्लांट के जो हार्मोन्स होते हैं ये हमें पता है कि डिफरेंट केमिकल नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? विद डिफरेंट केमिकल नेचर। अब कहेंगे क्या यहाँ पे फाइटो हार्मोन्स, फाइटो हार्मोन्स हेट्रोजेनिक नेचर के होंगे। हेटेरोजेनिक नेचर के, इसका मतलब क्या होगा? हेट्रोजेनिक नेचर का मतलब क्या है यहाँ पे? हेट्रोजेनिक नेचर का मतलब है कि किसी भी हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर दूसरे हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर से सिमिलर नहीं है। मान लो कि उसका ओरिजिन भी अलग है, इसलिए हम क्या कहेंगे? इसे हेट्रोजेनिक कहेंगे। ठीक है, देखिए प्लांट के हार्मोन जो हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे हेट्रोजेनिक। और यहाँ पे एक बात है कि प्लांट के हार्मोन्स, ठीक है, हमें पता है कि ठीक है लिक्विड फॉर्म में भी हो सकती है, गैसेस फॉर्म में भी हो सकते हैं प्लांट के हार्मोन्स। ठीक है, हम क्या कहेंगे यहाँ पे? आइदर इन लिक्विड फॉर्म, कौन से फॉर्म में होंगे? लिक्विड फॉर्म, या ठीक है पार्टिकुलेट फॉर्म में हम कहेंगे, पार्टिकल के फॉर्म में होंगे ये। ठीक है, और हो सकता है कि ये किस फॉर्म में होंगे? गैसेस के फॉर्म में होंगे। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि विच ऑफ द ठीक है गैसियस हार्मोन प्रेजेंट इन केस ऑफ प्लांट, तो हमें पता होना चाहिए कि गैसियस हार्मोन जो है जो प्लांट में पाया जाता है दैट विल बी अबाउट द इथाइलिन। ठीक है, कौन सा हार्मोन होगा? इथाइलिन हार्मोन होगा। ठीक है, जिसका प्रिकर्सर अमीनो एसिड भी हो सकता है। जिसका प्रिकर्सर कौन हो सकता है यहाँ पे? अमीनो एसिड भी उसका केमिकल प्रिकर्सर हो सकता है। देखिए हर किसी हार्मोन का एक अलग प्रिकर्सर है। जितने भी हमें हार्मोन दिखाई देते हैं प्लांट में, उन सब का एक अलग सा प्रिकर्सर हमें देखने को मिलता है। जैसे कि इथिलीन के प्रोडक्शन के लिए जो अमीनो एसिड यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है वो अमीनो एसिड है मिथ्योनिन। कौन सा अमीनो एसिड होगा दोस्तों? मिथ्योनिन। ये बात आपको याद रखनी है, बहुत अच्छे से इस बात को आपको याद रखना है कि ठीक है अमीनो एसिड मिथ्योनिन इज अ प्रिकर्सर फॉर द गैसियस, ठीक है, हार्मोन दैट इज कॉल्ड एज इथिलीन, दैट इज कॉल्ड एज इथिलीन। इथिलीन का ये क्या होगा कि प्रिकर्सर होगा, अमाइनो एसिड प्रिकर्सर से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, कि प्लांट के अंदर कौन से डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स आपको देखने को मिलते हैं। सबसे फेमस वाला जो हार्मोन हमें पता है दैट विल बी द ऑक्सिन। ठीक है, जिसे हम इंडोल 3 एसिटिक एसिड भी कह सकते हैं या इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड भी कह सकते हैं, जिसके वो नेचुरल फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमें पता है कि साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन ये भी कौन है? फाइटो हार्मोन है। तीसरा जो फाइटो हार्मोन हमें दिखाई देगा कि जिबरलिक एसिड जो उसका एक्टिव फॉर्म होगा तो Ga3 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमें पता चलता है ठीक है ऑक्सीजन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, जिबरलिक एसिड हो गया। अब बात करते हैं एब्सिसिक एसिड, ये भी एक फाइटो हार्मोन है। ठीक है, एब्सिसिक एसिड। उसके बाद भी हमें कुछ हार्मोन्स दिखाई देते हैं दैट विल बी अबाउट, ठीक है, साइटोकाइनिन हो गया, जिबरलिक एसिड हो गया, एब्सिसिक एसिड हो गया, ऑक्सिन हो गया यहाँ पे। अभी हम बात करेंगे किसके बारे में? सैलिसिलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड ये भी क्या होगा? और मिथिल सैलिसिलेट भी कह सकते हो, फाइटो हार्मोन है। दूसरा कौन है हमारे पास? ठीक है, इथिलीन, इथिलीन। ठीक है, ये भी एक न्यूरो आपको क्या मिलेगा? फाइटो हार्मोन्स देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद और भी कुछ फाइटो हार्मोन्स है हमारे पास। ठीक है, नंबर 7 में हम देखेंगे जास्मोनिक एसिड। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? जास्मोनिक एसिड। जास्मोनिक एसिड भी एक प्लांट का फाइटो हार्मोन पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद जास्मोनिक एसिड के बाद हमें कौन देखने को मिलेगा वहां पे? सैलिसिलिक एसिड हो गया, ठीक है, जास्मोनिक एसिड हो गया, इथिलीन हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया कि दोस्तों की प्लांट के हॉर्मोन्स। ठीक है, ब्रेसिनोस्टेरॉइड भी आपको देखने को मिलेगा। और एक हॉर्मोन्स के बारे में बात करेंगे दैट विल बी अबाउट द ब्रेसिनोलाइड और ब्रेसिनोस्टेरॉइड, ब्रेसिनोस्टेरॉइड। सो दीज आर द फाइटो हॉर्मोन्स, दीज आर द फाइटो हॉर्मोन्स। ठीक है, देखते हैं अभी नाम देखते हैं उनके, जैसे कि ब्रेसिनोस्टेरॉइड हमारे पास है। ठीक है, ब्रेसिनोस्टेरॉइड जैसे कि जास्मोनिक एसिड, जैसे कि इथिलीन, जैसे कि सैलिसिलिक एसिड, जैसे कि एब्सिसिक एसिड, ठीक है, जिबरलिक एसिड, साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन। दीज आर द ठीक है फाइटो हार्मोन्स। ठीक है, एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ेंगे, पर पहले तो पढ़ना चाहिए हमें किसके बारे में? ठीक है, ऑक्सीजन के बारे में। और कुछ बातें हम यहाँ पे देखते हैं कि देखिए कि कोई भी फाइटो हार्मोन्स हो यहाँ पे,
फाइटो हार्मोन अपनी एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए वहाँ पे बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड होता है। कि जैसे कि मान लो कि 10⁻6 -6 मोलर भी अगर कॉन्सेंट्रेशन है आपके पास, तभी भी जाके क्या करेगा, काम करेगा। किस चीज का काम करेगा ये, ठीक है, प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम कर सकता है। ठीक है, मतलब क्या है कि वेरी ट्रेस अमाउंट रिक्वायर्ड होता है उसका, वेरी ट्रेस अमाउंट रिक्वायर्ड है एक्टिविटी के लिए, वेरी ट्रेस अमाउंट इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटी। ठीक है, अमाउंट कितना है यहाँ पे 10⁻6 मोल भी अगर आपके पास है तो ये भी काम कर सकता है। ठीक है, तो दूसरी बात ये है कि जो भी हमारे पास हार्मोन्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि उनके, ठीक है, डेरिवेटिव कौन होता है या उनको प्रोड्यूस करने वाली कौन सी चीजें होती है उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, कि जैसे कि देखिए दोस्तों कि इंडोल डेरिवेटिव से आपको एक हार्मोन्स मिलेगा। ठीक है, इंडोल डेरिवेटिव, इंडोल डेरिवेटिव एक हार्मोन है हमारे पास, दैट विल बी अबाउट द ऑक्सिन। इंडोल डेरिवेटिव से बिलोंग करने वाला हार्मोन कौन है हमारे पास, ऑक्सिन। ऑक्सिन का जो डेरिवेटिव है तो इंडोल ग्रुप। देखिए अमीनो एसिड में एक अमीनो एसिड हमें मिलता है कि जिसमें इंडोल ग्रुप होता है, दैट अमीनो एसिड इज नोन एज ट्रिप्टोफैन। अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन, TRY, ठीक है, ट्रिप्टोफैन। ठीक है, इसका 1 लेटर क्या कोड क्या होगा, W, जैसे कि फिनिलएलनिन का F, ठीक है, टायरोसिन का Y, एंड ठीक है, ट्रिप्टोफैन का W। 1 लेटर कोड भी आपको यहाँ पे याद रखना है, अमीनो एसिड का 1 लेटर कोड। ठीक है, जैसे कि हमने बोल दिया कि फिनिलएलनिन का F होगा, ठीक है, टायरोसिन का 1 लेटर कोड क्या होगा, Y होगा, और ठीक है, ट्रिप्टोफैन का, ठीक है, TRP, ट्रिप्टोफैन का कोड क्या होगा, W। ठीक है, तो इंडोल डेरिवेटिव से बिलोंग करने वाला पहला जो हार्मोन है हमारे पास वो होगा ऑक्सिन। वो कौन होगा हमारे पास, ऑक्सिन होना चाहिए। ठीक है, दैट विल बी अबाउट द ऑक्सिन। ओके, चलते हैं दूसरा हम बात करेंगे कि ठीक है, अमीनो एसिड डेरिवेटिव से, अमीनो एसिड डेरिवेटिव से अभी हमने बोल दिया था कि आपको एक दूसरा भी हार्मोन है, जैसे कि अमीनो एसिड मिथ्योनिन से, अमीनो एसिड मिथ्योनिन से प्रोड्यूस होने वाला एक सेकंड हार्मोन, दैट विल बी द गैसियस हार्मोन। कौन सा होगा हमारे पास, गैसियस हार्मोन होगा। और उस गैसियस हार्मोन का नाम क्या बताया था हमने, ठीक है, सही होगा, इथिलीन। ठीक है, इथिलीन, ये सेकंड हार्मोन। उसके बाद हम बात करते हैं कि नेक्स्ट हार्मोन के बारे में। देखिए एक हार्मोन हमें देखने को मिलता है जिसका जो डेरिवेटिव है वो टर्पिन हो सकता है, टर्पिन मतलब आइसोप्रेनॉइड ग्रुप टर्पिन। ठीक है, टर्पिन से बिलोंग करने वाला हार्मोन कौन सा होगा हमारे पास, जिबर्लिक एसिड, जिसका एक्टिव फॉर्म कौन सा देखने को मिलता है हमें, GA3। ठीक है, टर्पिन से बिलोंग करेगा ये। मतलब क्या है कि यहाँ के बहुत सारे हार्मोन जो हमें दिखाई देते हैं कि बहुत सारे हार्मोन्स कहाँ से बिलोंग करेंगे, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है, आइसोप्रेनोइड यूनिट से बिलोंग करते हैं, आइसोप्रेनोइड। आइसोप्रेनोइड का मतलब क्या है कि एक 5 कार्बन का एक एलिफेटिक, ठीक है, एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहेंगे, आइसोप्रेनोइड। एक 5 कार्बन एटम का स्ट्रक्चर होता है, वहां से प्रोड्यूस होने वाले बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। और एक बात देखते हैं कि कोई पिगमेंट जो होता है हमारे पास, कैरोटीनॉइड। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करेंगे कैरोटीनॉइड, ये भी प्रिकर्सर हो सकता है। ठीक है, या मान लो कि आपके पास कोई फैटी एसिड है, फैटी एसिड से भी कुछ हार्मोन्स डिराइव हो सकते हैं यहाँ पे, जिन्हें हम कहेंगे कि एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एब्सिसिक एसिड। या ये बात आपको याद रखने वाली है, मतलब याद रख सकते हो इस बार, कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव ऑफ फैटी एसिड के डेरिवेटिव से कौन आएगा यहाँ पे आपके पास, ठीक है, एब्सिसिक एसिड आता है। ठीक है, देखिए प्यूरिन डेरिवेटिव से भी आपको एक हार्मोन्स मिल सकता है यहाँ पे, प्यूरिन डेरिवेटिव से भी आपको एक हार्मोन देखने को मिलेगा, एंड दैट हार्मोन विल बी प्यूरिन डेरिवेटिव। ठीक है, फिफ्थ टाइप हम देखेंगे यहाँ पे प्यूरिन डेरिवेटिव, प्यूरिन डेरिवेटिव। मान लो कि एडेनिन से, प्यूरिन डेरिवेटिव मान लो कि एडेनिन से एक हार्मोन आपको दिखाई देगा, दैट इज अबाउट द साइटोकाइनिन, दैट इज अबाउट द साइटोकाइनिन, या आप बोल सकते हो काइनेट। क्या बोल सकते हो आप,
काइनेटिन, ठीक है। सो दीज आर द हार्मोन्स जो हमारे पास है, जो हार्मोन्स है, हार्मोन्स के हमने अलग अलग, ठीक है, आपको सोर्सेज बता दिया है। क्लास नीट के लिए आपको यही बातें याद रखना जरूरी है, जैसे कि इंडोल डेरिवेटिव से जो हार्मोन आएगा हमारे पास, दैट विल बी द ऑक्सिन, जिसका अमीनो एसिड प्रिकर्सर कोड है ट्रिप्टोफैन है, जिसका 1 लीटर कोड क्या होना होगा, ठीक है, डब्ल्यू होना चाहिए। वैसे भी हम कुछ एरोमेटिक अमीनो एसिड के बारे में अगर पढ़ते हैं, जैसे कि फिनिलएलैनिन, उसका 1 लीटर कोड क्या होगा, एफ होगा। जैसे कि टायरोसिन भी हमारे पास एक एरोमेटिक अमीनो एसिड है, जिसका कोड क्या है, ठीक है, कि वाई है, और ट्रिप्टोफैन जिसका कोड हमने पहले ही आपको बता दिया, ठीक है। और एक हार्मोन है, प्लांट का हार्मोन, जो अमीनो एसिड डेरिवेटिव से बिलोंग करता है, दैट विल बी अबाउट द मिथ्योनिन, ठीक है। अमीनो एसिड इज मिथ्योनिन एंड द हार्मोन दैट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मिथ्योनिन इज इथाइलिन, ठीक है। और हम बात करेंगे टर्पीन्स के बारे में। सो व्हाट आर द टर्पीन? टर्पीन्स दीज आर द प्लांट के सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं, प्लांट के सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं, ठीक है। और टर्पीन्स भी बिलोंग करते हैं आइसोप्रेनोइड से। टर्पीन किस चीज से बिलोंग करेंगे? आइसोप्रेनोइड। आप ठीक है, जिबरेलिक एसिड को भी आइसोप्रेनोइड के ग्रुप से मान सकते हो। और बाकी के जो 3 हार्मोन्स है हमारे पास, जैसे कि जास्मोनिक एसिड, ब्रासिनोस्टेरॉइड, सैलिसिलिक एसिड, इन्हें भी हम कहां से कहेंगे कि दीज आर द आइसोप्रेनोइड डेरिवेटिव, ठीक है। उनका भी जो प्रिकर्सर है कौन होगा, ठीक है, जैसे कि जास्मोनिक एसिड, ठीक है, सैलिसिलिक एसिड एंड ब्रासिनोस्टेरॉइड, उनका जो भी, ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं कि प्रिकर्सर जो है, तो आइसोप्रेनोइड ग्रुप से उनका भी प्रिकर्सर बिलोंग करेगा। और कैरोटीनॉइड किस चीज के लिए मतलब काम करेगा? एब्सिसिक एसिड के फॉर्मेशन के लिए। फैटी एसिड अगर पूछा गया आपको, तभी आप बोल सकते हो कि एब्सिसिक एसिड का। अगर मान लो कि आपको पूछा गया है कि प्यूरिन डेरिवेटिव से बिलोंग करने वाला कौन सा हार्मोन होता है प्लांट के अंदर, तो आपको कहना है कि दैट इज द साइटोकाइनिन या काइनेटिन भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई बात दोस्तों की व्हाट आर द डिफरेंट डेरिवेटिव्स ऑफ हार्मोन्स के बारे में, ठीक है। ये देखिए, अब हार्मोन के बारे में बात, ठीक है, एक बात हमेशा चलती है कि हार्मोन्स दो तरह के काम कर सकता है। हाँ, हार्मोन्स एक्ट एज हीरो के लाइक भी काम कर सकता है या विलन के जैसा भी ये काम कर सकता है। देखिए, हार्मोन का हीरो लाइक एक्टिविटी कौन सा होगा कि ये ग्रोथ को क्या करेगा, प्रमोट करेगा। ये ग्रोथ को क्या करेगा, प्रमोट करेगा। ग्रोथ प्रमोटर हम जिसे कहते हैं, प्रमोटर, ठीक है। और इसका विलन टाइप भी एक रोल आपको देखने को मिलेगा, दैट इज अबाउट द ग्रोथ को इनिबिट भी कराएगा। ये क्या करेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ग्रोथ को इनिबिट भी कराएगा, ठीक है। सो एक ही हार्मोन दो तरह के रोल अपना प्ले कर सकता है, ये डिपेंड करता है उसके अमाउंट के ऊपर, या मान लो कि उसके कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। आगे जाके हम बात करेंगे इसके बारे में, जैसे कि हम ऑक्सीजन में पढ़ेंगे बहुत सारी चीजें। तो शायद आपको समझ में आया होगा कि हार्मोन्स दोनों भी तरह का काम करेगा, ग्रोथ को इंड्यूस भी कराएगा या प्रमोट कराएगा, या ग्रोथ को इनहिबिट भी करा सकता है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम, ठीक है, एक हार्मोन्स के बारे में जिसका नाम है ऑक्सिन। देखिए, आज से हम बात करेंगे पहले हार्मोन्स के बारे में जिसका नाम क्या है हमारे पास, ऑक्सिन। फर्स्ट हार्मोन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट विल बी द ऑक्सिन, ठीक है। सो ऑक्सिन में ऑक्सेइन का मतलब होता है टू ग्रो। ऑक्सिन में ऑक्सिन का मतलब क्या होगा कि टू ग्रो, इसका मतलब ही होता है टू ग्रो। एक्चुअली एक मिनट, और सप्लाई करता हूँ यहाँ पे, एक मिनट। ओके, सॉरी। ओके, तो हम बात कर रहे थे किसके बारे में, ऑक्सिन के बारे में बात कर रहे थे हम, ठीक है। और ऑक्सिन के बारे में हमें ये तो पता चल गया है कि ठीक है, कि ऑक्सिन किस चीज का काम कर रहा है, ग्रोथ के लिए काम कर रहा है, ठीक है। सो अगर हम ऑक्सिन के डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं, ऑक्सिन के डिस्कवरी के बारे में अगर बात करते हैं, तो ऑक्सिन को पहले, ठीक है, जिसने डिस्कवर कर लिया था उस साइंटिस्ट का नाम क्या है, ठीक है, एफ डब्ल्यू वेंट। साइंटिस्ट का नाम क्या है, वेंट साइंटिस्ट, ठीक है, ठीक है। आपको ये बात याद रखनी है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है। बट वेंट के पहले भी वहाँ पे 3-4 साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने, ठीक है, ऑक्सीजन के एक्सपेरिमेंट के ऊपर काम किया था। अलग अलग साइंटिस्ट भी यहाँ पे आ गए थे, ठीक है। तो उसके बारे में जाके बात करते हैं कि देखिए, पहला जो साइंटिस्ट था हमारे पास तो था डार्विन, ठीक है, जिससे हम वो इवोल्यूशन वाला ही डार्विन है, डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस, ठीक है, ठीक है। देखिए, हमारे पास चार्ल्स डार्विन एंड उसका बेटा फ्रांसिस डार्विन, ठीक है। इन्होंने पहले कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे किसके ऊपर, एक प्लांट के ऊपर जिसका नाम था कैनरी ग्रास, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी, कैनरी ग्रास, CANARY, कैनरी ग्रास के ऊपर इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है।
फैलरिस कैनेरियंसिस, जिसका बॉटनिकल नेम होगा फैलरिस कैनेरियंसिस, ठीक है, जीनस फैलरिस एंड स्पेसीज क्या होगा फैलरिस, जिसके कोलियोप्टाइल के ऊपर इन्होंने क्या कर दिए थे, एक्सपेरिमेंट कर दिए थे। अभी बात करते हैं कि ठीक है चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन के एक्सपेरिमेंट के बारे में, ठीक है। तो बात जो यहाँ पे याद रखनी है, जिस प्लांट को इन्होंने यूज किया था वो एक कैनरी ग्रास का वाला प्लांट था, ठीक है, जिसका नाम था फैलरिस कैनेरियंसिस, ठीक है, जिसके कोल्यूप्टाइल के ऊपर इन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। देखिए तो एक्सपेरिमेंट क्या है, तो इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। आफ्टर द एक्सपेरिमेंट उन्होंने जो कंक्लूजन बनाया था उनका कंक्लूजन पहले देखते हैं, बाद में देखते हैं हम एक्सपेरिमेंट क्या है उनका। कंक्लूजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बाद ऑब्जर्वेशन के बारे में आते हैं, उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में। उन्होंने कहा था कि ठीक है प्लांट के अंदर एक ऐसी कोई चीज है जो कोल्यूप्टाइल के अंदर बन रही है, जो रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ के लिए, ठीक है, या मान लो फोटोट्रोपिज्म या ग्रेविट्रोपिज्म के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा उनका मानना था। और उस चीज को क्या कहते हैं उनको पता नहीं था, ठीक है। वो बोल रहे थे कि कुछ एक केमिकल है जिसने इनको नाम दिया था इन्फ्लुएंस। क्या बोल दिया था उन्होंने, इन्फ्लुएंस। ये बात आपको याद रखनी है नीट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ठीक है, डार्विन ने जो कॉन्सेप्ट कहा था उसे हम क्या कहेंगे, इन्फ्लुएंस। मतलब क्या है कि एक्चुअल में उस केमिकल का स्ट्रक्चर इसको इनको पता नहीं था, ठीक है। वो सिर्फ ये कह रहे थे कि देयर विल द सर्टेन काइंड ऑफ केमिकल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कोलेप्टाइल, या प्लांट के अंदर जो ग्रोथ हो रहा है उसके लिए ये चीज रिस्पॉन्सिबल है। तो देखिए उन्होंने क्या किया कि मान लो कि हमारे पास, ठीक है, एक छोटा सा सीड है। अभी जो सीड हम बोल रहे हैं कि ये जर्मिनेट हो गया वाला एक सीड है, ठीक है, मान लो कि जर्मिनेशन वाला सीड है ये सॉइल के अंदर, ठीक है। जो आपको सॉइल के अबो जो पार्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, कोलियोप्टाइल कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसे, कोलियोप्टाइल। ये में भी हो सकता है कि हमारा रेडिकल हो सकता है, कौन हो सकता है, रेडिकल। और ये हो सकता है कि एडवांटेशियस रूट हो सकते हैं, यहाँ पे कौन हो सकते हैं, एडवांटेशियस रूट हो सकते हैं। और ये कौन है, ठीक है, जर्मिनेटेड सीड का पार्ट है। तो देखिए कि उन्होंने क्या किया कि कैनरी ग्रास का जो ठीक है कोलियोप्टाइल था, इसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट क्या थे इसके बारे में बात करेंगे। देखिए अकॉर्डिंग टू देयर ऑब्जर्वे ठीक है एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, उन्हें पता चल गया कि अगर हम ठीक है एक यूनिलैटरल लाइट, ठीक है, सोर्स से अगर कोई एक लाइट आ रही है और यहाँ पे अगर मान लो कि इंसिडेंट हो रही है इस कोलियोप्टाइल के ऊपर, ठीक है, तो उनका कहना था कि लाइट को सेंस करके ये कोलियोप्टाइल क्या कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे ग्रोथ शो कर रहा है, ठीक है। उनका कहना था कि अगर हम लाइट दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर हम लाइट इंड्यूस करवाएंगे तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ से हम लाइट को हटा देते हैं तो उनका कहना था कि यहाँ पे ग्रोथ थोड़ा सा कम हो रहा है, ठीक है, या हो नहीं रहा है ग्रोथ, ऐसा भी वो कह रहे थे, ठीक है। तो उसका और एक कंक्लूजन था कि अगर हम, ठीक है, कि लाइट को इंड्यूस कराते हैं कोलियोप्टाइल के ऊपर, तो कोलियोप्टाइल में क्या होना, ठीक है, क्या हो रहा है कि वहाँ पे बेंडिंग आ रही है। क्या आ रही है वहाँ पे, बेंडिंग आ रही है, ठीक है। उन्हें क्या दिखाई दे रही है, बेंडिंग। बेंडिंग किस तरफ दिखाई दे रही है, टुवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट। बेंडिंग किस तरफ दिखाई दे रही है, टुवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट के डायरेक्शन में। बेंडिंग कहाँ पे दिखाई दे रही है उनको, टुवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट के डायरेक्शन में उनको बेंडिंग दिखाई दे रही थी, ठीक है। ठीक है, आगे जाके इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहेंगे, फोटोट्रॉपिक इफेक्ट। क्या कहेंगे इसको हम, फोटोट्रॉपिक इफेक्ट, ठीक है। इस इफेक्ट को हम क्या कहेंगे दोस्तों, फोटोट्रॉपिक इफेक्ट। पर इनको पता नहीं था कि यार ये मतलब पता तो चल गया था इनको कि जिस डायरेक्शन में लाइट आ रही हो, अब उस डायरेक्शन में अगर बेंडिंग हो रही है वहां पे, ठीक है, मान लो कि अब बेंडिंग वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे हम निकालेंगे, ठीक है, मान लो कि ये बेंड हो रहा है इस डायरेक्शन में, कौन, कोलियोप्टाइल, टुवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट। दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज अ फोटोट्रॉपिक इफेक्ट। ये कौन सा इफेक्ट होना चाहिए, फोटोट्रॉपिक इफेक्ट है, ठीक है। तो उनके कंक्लूजन क्या है कि कंक्लूजन है कि ठीक है एक कोई तो भी ठीक है केमिकल यहाँ पे प्रोड्यूस होता होगा टॉप रीजन में, किस रीजन में, टॉप रीजन में, किसके, कोलियोप्टाइल का टॉप रीजन में, अपाइकल रीजन में, ठीक है। और ये हो सकता है कि केमिकल कहाँ पे आ रहा है, कि नीचे की साइड में आ रहा है, ठीक है। अगर ये टॉप में प्रोड्यूस करता है तो बॉटम डायरेक्शन में आएगा, अगर ये बॉटम में प्रोड्यूस होता है तो अपवर्ड डायरेक्शन में वो फ्लो कर सकता है, ऐसा उनका कहना था। इस केमिकल के बारे में उनको पता नहीं था, इसलिए उन्होंने, अगर एक केमिकल ठीक है प्लांट के ग्रोथ को अगर इन्फ्लुएंस करता है तो उसका नाम दे दिया उन्होंने इन्फ्लुएंसर या इन्फ्लुएंस कहिए। तो ये था एक्सपेरिमेंट किसका, डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन का
एक्सपेरिमेंट अबाउट द कोल्यूप्टाइल कैनरी ग्रास। आपको इस ग्रास का नाम याद रखना है, ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड एज कैनरी ग्रास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद एक साइंटिस्ट आ गया जिसका नाम है, ठीक है, बॉयसन जॉनसन, ठीक है, बॉयसन एंड जॉनसन, जिसे हम ठीक है सेकंड साइंटिस्ट बॉयसन एंड जॉनसन, ठीक है। देखिए इन्होंने भी वही एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, वही कोल्यूप्टाइल का यूज किया उन्होंने, ठीक है, और इन्होंने ये बताया कि अगर हम किसी ठीक है जेलेटिन ब्लॉक को अगर ठीक है अगर वहां पे रख देते हैं, ठीक है, इसको ठीक है डिकैपिटेट करके कोल्यूप्टाइल को, तो वहां पे आपको ग्रोथ नहीं दिखाई देगी। मतलब क्या है, देखिए कि इनका एक्सपेरिमेंट था कि मान लो कि ये कोल्यूप्टाइल है हमारे पास, अगर कोल्यूप्टाइल के ऊपर हम लाइट अगर इंसिडेंट नहीं करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, देयर विल बी नो ग्रोथ एंड देयर विल बी नो बेंडिंग, ठीक है। तो इसका इनका मतलब था कि नो लाइट, अगर वहाँ पे लाइट नहीं है, नो लाइट का मतलब क्या है, वहाँ पे नो बेंडिंग, नो लाइट का मतलब क्या है वहाँ पे कि नो बेंडिंग, कोई भी किसी प्रकार की वहाँ पे बेंडिंग नहीं है। अगर बेंडिंग नहीं है तो वहाँ पे ठीक है हमें ग्रोथ भी नहीं दिखाई देगा, वहाँ पे ग्रोथ भी नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। नो बेंडिंग एंड नो ग्रोथ एक इनका एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, बॉयसन एंड जॉनसन, ठीक है, जॉनसन का एक्सपेरिमेंट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इन्होंने क्या किया था कि एक जेलेटिन ब्लॉक, किस चीज का ब्लॉक, एक जेलेटिन ब्लॉक यहाँ पे ले लिया। अगर मान लो कि अगर हम ठीक है इस ठीक है जो कोल्यूप्टाइल है, कोल्यूप्टाइल का जो अपर पार्ट है, इसको अगर यहाँ से हम कट करके रिमूव कर देते हैं, ठीक है, कट एंड रिमूव, कट एंड अगर रिमूव कर देते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डीकैपिटेशन, ठीक है, ये क्या बोलेंगे हम, डीकैपिंग, डीकैपिटेशन और डीकैपिंग बोलेंगे। अगर इसको ठीक है टॉप पार्ट या अपर पार्ट हम निकाल देते तो वहां पे किसी टाइप का ग्रोथ नहीं होगा या किसी टाइप का बेंडिंग भी नहीं होगा, ऐसा उनका एक्सपेरिमेंट था। तो उनके एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या है, इनके एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन ये हो सकता है कि देयर मस्ट बी समथिंग, ठीक है, विच ट्रांसपोर्ट फ्रॉम अपर साइड टू द लोअर साइड या बॉटम साइड के ऊपर वो जा रहा है, वो कोई तो भी केमिकल हो सकता है, ठीक है, जो ठीक है ग्रोथ के ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहा है, जो ग्रोथ को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है। और एक बात थी इनके एक्सपेरिमेंट में, वो थी अगर ठीक है इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट ऐसा भी किया कि मान लो कि ये कौन है हमारे पास, कोल्यूप्टाइल है, और उन्होंने क्या किया कि एक मेटल शीट, या हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे मेटल शीट को ऐसा लगा, तो अगर हाफ पोर्शन में हम मेटल शीट को अगर यहाँ पे लगाएंगे माइका शीट को, ठीक है, तो क्या ये ग्रो होगा या बेंडिंग हो सकता है, या दोनों भी चीजें हो सकती है। तो इनका ये भी एक्सपेरिमेंट था, अगर लाइट इंड्यूस करते हैं और या मेटल शीट को ठीक है हाफ पोर्शन में ऑब्लिकली यहाँ पे अगर रखते हैं तो क्या वहाँ पे ग्रोथ दिखाई देता है, तो यहाँ पे ग्रोथ दिखाई देने लगेगा। क्यों, क्योंकि हाफ पोर्शन अभी भी कैसा है, ठीक है, अनडैमेज है, कि वहाँ पे कोई ठीक है इनिबिटर नहीं या ब्लॉक करने वाला कोई चीज नहीं है वहाँ पे, इसलिए क्या हो सकता है कि वहाँ से ठीक है कि केमिकल नीचे की साइड में आएंगे, और जिस जिस चीज को मतलब सेल को ये केमिकल मिलेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, ठीक है, डिवीजन होगा, रेट ऑफ मतलब डिवीजन ज्यादा होगा, और वहाँ पे क्या होगा, ग्रोथ यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, ग्रोथ क्या हो सकता है यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ये था एक्सपेरिमेंट की इनका बॉयसन एंड जॉयसन का, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं तीसरे एक्सपेरिमेंट के बारे में, जिस साइंटिस्ट का नाम है पाल साइंटिस्ट, जिसका नाम क्या है, पाल साइंटिस्ट। पाल साइंटिस्ट का कहना तो इन सबसे हटके था, वो कह रहे थे कि अगर आप ठीक है कोल्यूप्टाइल के ऊपर किसी प्रकार का लाइट अगर नहीं देते हो तो भी चलेगा, वो क्या करेगा, ठीक है, बेंडिंग या ग्रेविट्रोपिक या फोटोट्रोपिक इफेक्ट शो करेगा और ग्रोथ भी शो करेगा। तो पाल का मतलब था कि डार्क कंडीशन में, डार्क कंडीशन में अगर प्लांट को कुछ आप स्पेशलाइज अगर ट्रीटमेंट देखे अगर रखते हो, प्लांट को स्पेशलाइज करके ट्रीटमेंट करके कहाँ पे रखते हो आप, डार्क कंडीशन में, तब आपको जो इफेक्ट मिलेगा, तो लाइट में जैसे इफेक्ट मिल रहा था वैसे ही आपको क्या मिलेगा यहाँ पे इफेक्ट मिलेगा। ये किनका मानना था, साइंटिस्ट पाल का मानना था, ठीक है। उसके बाद ठीक है जिन्होंने जिनके नाम पे डिस्कवरी जाती है, किसके, ऑक्सीजन की डिस्कवरी जिनके नाम पे है, तो वो साइंटिस्ट आ गए और उन्होंने ठीक है एफ.डब्ल्यू. वेंट, साइंटिस्ट का नाम क्या है, एफ.डब्ल्यू. वेंट साइंटिस्ट, ठीक है, वो डिस्कवर्ड द हार्मोन ऑक्सीजन। क्योंकि ठीक है हार्मोन ऑक्सीजन के जो भी इफेक्ट थे वो सबको पता थे कि एक्चुअली क्या काम कर रहा है, ठीक है, पर उसका एक्चुअल में ठीक है केमिकल स्ट्रक्चर क्या है या केमिकल कौन सा है, ये किसने पता करवाया था, एफ.डब्ल्यू. वेंट को, ठीक है। सो
आपको ये अगर बात पूछी जाए कि विच ऑफ द फर्स्ट हार्मोन दैट विल बी डिस्कवर्ड अमंग द ऑल काइंड ऑफ फाइटो हार्मोन्स, सभी के सभी फाइटो हार्मोन में से पहला हार्मोन कौन सा है जिसका डिस्कवरी हो गया है, अगर ऐसा पूछते हैं क्वेश्चन तो उसका वो हार्मोन होगा ऑक्सिनी होना चाहिए। वो हार्मोन कौन होगा? ऑक्सिनी होता है, ठीक है, जिसका पूरे अमंग द ऑल हार्मोन्स में जिसका डिस्कवरी फर्स्ट टाइम हो गया था प्लांट के अंदर, ठीक है। तो साइंटिस्ट का नाम क्या है वहां पे? एफडब्ल्यू वेंट। अब देखते हैं कि एफडब्ल्यू वेंट के एक्सपेरिमेंट के बारे में, ठीक है। देखिए इनका एक्सपेरिमेंट भी हम बोलते कि अगर मान लो कि कोलियोप्टाइल है हमारे पास, कौन है? कोलियोप्टाइल। अगर कोलियोप्टाइल के ऊपर हम ईच साइड से क्या करेंगे? लाइट को इंड्यूस करेंगे, ठीक है। क्या कर देंगे हम? इस लाइट इट्स डायरेक्ट दिस डायरेक्शन से लाइट को इंड्यूस करेंगे, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ये जो कोलियोप्टाइल है तो किस डायरेक्शन में बेंड होगा? टुवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट के डायरेक्शन में क्या हो रहा है? बेंड हो रहा है टुवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट। अगर मान लो कि ठीक है, आप एक साइड से लाइट दे रहे हो और मान लो कि इस साइड से आपको क्या देखने को मिलेगा? डार्क कंडीशन मिलेगा, ठीक है। ये देखना ठीक है आपके लिए जरूरी होता है कि डार्क साइड से वो कभी क्या नहीं करेगा? बेंडिंग नहीं का बेंडिंग नहीं करेगा। डार्क साइड से उसका बेंडिंग होगा नहीं। बेंडिंग किस टाइप मतलब साइड से होगा? जिस साइड से लाइट इंड्यूस होती है, मान लो कि इस साइड से लाइट अगर इंड्यूस होती है तो पेन किस तरफ टिल्ट होनी चाहिए? टुवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट के डायरेक्शन में ये क्या होगा? ठीक है, टिल्ट होगा या बेंड करेगा। तो ये ठीक है, इसके पहले भी हमने डार्विन के एक्सपेरिमेंट में भी देखा था, बॉयसन जॉयसन के एक्सपेरिमेंट में भी देखा था, एफडब्ल्यू वेन भी वही बात कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली ये बेंडिंग का रीजन क्या हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। बेंडिंग का रीजन क्या हो सकता है कि मान लो इस साइड से अगर लाइट आ रही है तो लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे जो भी सेल्स हो गए, ठीक है, इस सेल्स में से टॉप रीजन के सेल्स में से कौन रिलीज होगा? हार्मोन रिलीज होता होगा, ठीक है। क्योंकि इस हार्मोन को रिलीज करने के लिए या प्रोडक्शन करने के लिए जो स्टिमुलस चाहिए था वो कौन हो सकता है? लाइट हो सकता है। सो हियर लाइट एक्ट एज अ स्टिमुलस, हियर द लाइट एक्ट एज अ स्टिमुलस। लाइट क्या काम कर रहा है यहाँ पे? स्टिमुलस का काम कर रहा है। उसके बाद क्या होगा कि इन सेल्स के अंदर जो टॉप रीजन की जो सेल्स है, यहाँ पे टॉप रीजन वाले जो सेल्स है उनके अंदर क्या हो रहा है? ठीक है, हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है वहाँ पे? हार्मोन का प्रोडक्शन हो रहा है। और जो हार्मोन यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या हो रहा है कि ट्रांसपोर्ट हो रहा है। किस तरफ? नीचे की ओर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। मान लो कि नीचे जाते जाते अगर इन सेल्स को अगर हार्मोन मिल जाता है, अगर इन सेल्स को हार्मोन मिल जाता है तो आपको पता चल रहा है कि हाफ ऑफ द पोर्शन ऑफ, ठीक है, हाफ ऑफ द पोर्शन ऑफ किसका? कोलियोप्टाइल का, जिसको हार्मोन मिल रहा है, जिसको हार्मोन मिल रहा है तो उनका क्या होगा? ग्रोथ होगा। तो अगर पीछे के साइड्स में अगर ज्यादा ग्रोथ होता है तो बेंडिंग किस साइड में मतलब होनी चाहिए? बेंडिंग उसके अपोजिट साइड में होती है। मान लो कि पीछे के साइड्स में अगर साइड में अगर ग्रो है, ठीक है, तो आपको बेंडिंग कहाँ पे दिखाई देगी? आगे वाले डायरेक्शन में दिखाई। तो उसके लिए एक एग्जांपल मान के देखेंगे। अगर आपको ये दिख रहा है अच्छे से, मान लो कि ये कोलिप्टाइल है हमारे पास, अगर ठीक है, मान लो कि हम इस साइड से क्या करेंगे? लाइट को इंड्यूस करेंगे। इस साइड से क्या करेंगे? लाइट को इंड्यूस करेंगे। और मान लो कि ये साइड जो है उसका, ठीक है, ये डार्क साइड है। मतलब क्या है कि जिस ठीक है, हमें पता है कि डार्क जो डार्क साइड है यहाँ पे, डार्क साइड से क्या हो रहा है कि ग्रोथ हो रहा है। अगर डार्क साइड से अगर ग्रोथ हो रहा है तो हमें पता चल रहा है कि ये किस तरफ टिल्ट हो रहा है? ये आगे की ओर टिल्ट हो रहा है। मतलब जिस ओर से कौन आ रहा था? लाइट आ रहा था, उस ओर से कौन, मतलब उस ओर कौन ठीक है टिल्ट हो रहा है। तो ये कोलिप्टाइल टिल्ट हो रहा है अपोजिट टू द, ठीक है। मतलब देखिए ग्रोथ, हम दो बातें कहेंगे। एक लाइट, अगर मान लो कि लाइट ए साइड में आ रही है तो ग्रोथ कहाँ पे मिलेगा आपको? बी साइड में ग्रोथ मिलेगा। ग्रोथ कहाँ पे मिलेगा? बी साइड में। एक्चुअली बी साइड पे कोई लाइट नहीं है, इसका मतलब क्या है? ये कैसे कंडीशन में? डार्क कंडीशन में। और जहाँ पे डार्क कंडीशन है वहाँ पे ग्रोथ है। और उसके बाद जो टिल्टिंग हो रही है या बेंडिंग हो रही है, तो बेंडिंग किस तरफ हो गया? ठीक है, ए साइड की तरफ से क्या होगा? बेंडिंग होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पिछले साइड में क्या है वहां पे ग्रोथ आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। उसके बाद उन्होंने और एक एक्सपेरिमेंट किया इस कोलियोप्टाइल के ऊपर। एक्सपेरिमेंट ये था दोस्तों कि ठीक है, कि मान लो कि कोलियोप्टाइल को हम क्या करेंगे? यहाँ पे डिकैपिटेट करेंगे। कोलियोप्टाइल का जो अपर पार्ट है उसको क्या करेंगे? हम डिकैपिटेट करेंगे। मान लो कि ये अपर पार्ट है कोलियोप्टाइल का और इसको क्या कर रहे हैं? हम डिकैपिटेट कर रहे हैं, ठीक है, उसको रिमूव कर रहे हैं। देखिए अब रिमूव करने के बाद हम इसको रिमूव करेंगे। रिमूव कर दिया। अब ठीक है, इसको यहाँ से हटाना होगा। डिकैपिटेट के बाद हमें पता चल गया कि यहाँ पे कि ठीक है, ये कौन है? कैप है, किसका? कोलियोप्टाइल का कैप है।
ठीक है। उसके बाद उस साइंटिस्ट ने क्या किया, एफडब्ल्यू वेंट ने उसको रख दिया एक आगार ब्लॉक के ऊपर। किसके ऊपर रख दिया, एक आगार ब्लॉक के ऊपर रख दिया। ठीक है। अब जो डीकैपिटेड पार्ट है कोलियोप्टेल का, इसके ऊपर अगर आप लाइट इंड्यूस करते हो, अगर लाइट इंड्यूस करते हो तो क्या आपको यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें पता है कि अगर यहाँ पे ग्रोथ नहीं होता है, यहाँ पे किसी टाइप का ग्रोथ या बेंडिंग नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या है कि ग्रोथ एंड बेंडिंग करने वाला पार्ट किस चीज में छुपा था? ठीक है, जो टॉप वाला रीजन था ना वो कोलियोप्टेल का, उसमें छुपी वाली वो बात है। अगर उसको ही रिमूव कर देते तो वहां पे यहाँ पे आपको किसी टाइप का ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। देयर विल बी नो ग्रोथ एंड नो बेंडिंग, किसी भी टाइप का वहां पे बेंडिंग भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर ग्रोथ नहीं है तो बेंडिंग भी नहीं है। ठीक है। साइंटिस्ट ने क्या कर दिया इस ब्लॉक को, ठीक है, मतलब हमें पता है कि जो कैप था वहां पे कोलियोप्टेल का, उसको रख दिया, ठीक है, अगार ब्लॉक के ऊपर। किसके ऊपर रख दिया उसको? अगार ब्लॉक के ऊपर। ठीक है। उसके बाद क्या कर दिया कि इस अगार ब्लॉक को यहाँ पे क्या कर दिया, ठीक है, मतलब प्लेस कर दिया। अब मान लो कि यहाँ पे आगर ब्लॉक को हम क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। अगर आगर ब्लॉक को प्लेस करने के बाद, ठीक है, क्या आपको वहां पे ग्रोथ दिखाई देगा? ठीक है, यस, यहाँ पे क्या रिजल्ट आ रहा है कि यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रही है। यस, देयर विल बी ग्रोथ। अगर ग्रोथ होती है तो क्या होगा, वहां पे बेंडिंग भी होगी। ग्रोथ होती है तो क्या होगा, वहां पे बेंडिंग भी होती है। मतलब क्या है कि यहाँ पे कंक्लूजन ये हो रहा है कि जब आप डीकैपिटेट कर रहे हो कोलियोप्टेल को, और कोलियोप्टेल डीकैपिटेट होने के बाद, ठीक है, उसको कहाँ पे रख रहे हो? अगर ब्लॉक के ऊपर अगर रखते हो तो क्या होगा कि ये केमिकल यहाँ से डिफ्यूज होके कहाँ पे चले जाएंगे? अगर ब्लॉक में चले जाएंगे। अगर, ठीक है, मान लो कि अभी इस अगर ब्लॉक में आपको कौन मिलेगा? हार्मोन मिल रहा है। ठीक है, जो कहाँ से आया है? एक कैप से आ गया, मतलब कैप से जो डिफ्यूज हो गया ना, वो हार्मोन कहाँ पे है? कैप। ठीक है, अभी अगर ब्लॉक में। अगर इस हार्मोन कंटेनिंग आगार ब्लॉक को कहाँ पे रख देते हैं? फिर से इसको रिप्लेस कर देते कहाँ पे? ठीक है, कोलियोप्टेल के, ठीक है, डीकैपिटेट कोलियोप्टेल के ऊपर। तो आपको क्या मिलेगा? ये हार्मोन यहाँ से नीचे चले जाएंगे, और ठीक है, जो बॉटम वाला पार्ट होगा ना वहाँ पे उसको क्या करेंगे, सिग्नल दे देंगे। और सिग्नल, ठीक है, अगर आ रहा है तो वहाँ पे क्या हो सकता है? ग्रोथ भी हो सकता है, या और बेंडिंग भी हो सकता है। तो साइंटिस्ट एफडब्ल्यू वेंट ने इस केमिकल का नाम बताया था। उस केमिकल का नाम उन्होंने बताया कि दैट विल बी द ऑक्सिन। जिन्हें आप इन्फ्लुएंसर बोल रहे हो वो कौन है? एक्चुअल में एक ऑक्सिन है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। नाउ ऑक्सिन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं कि ये देखिए, ठीक है, ऑक्सिन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, एक ही हार्मोन है पूरे प्लांट सिस्टम में जिसका ट्रांसपोर्टेशन जो है ना, तो पोलर ट्रांसपोर्टेशन होता है। क्या होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन? पोलर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, पोलर ट्रांसपोर्टेशन होता है। मतलब क्या है, इसके ट्रांसपोर्टेशन को हम और एक नाम से भी पहचानते हैं, बेसिपेटल ट्रांसपोर्टेशन। क्या कहेंगे हम इसे? बेसिपेटल ट्रांसपोर्टेशन। बेसिपेटल ट्रांसपोर्टेशन किस में दिखाई देगा आपको? ठीक है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है प्लांट के अंदर वो होता है बेसिपेटल या पोलर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, यूनि डायरेक्शन में आएगा ये। ठीक है, यूनी डायरेक्शनल हमें देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए, अगर आप, ठीक है, पूछ रहे हो कि ऑक्सीजन कहाँ पे बनता है, ठीक है, अगर प्लांट के अंदर ऑक्सीजन बन रहा है तो वो कहाँ पे बनेगा? प्लांट के अंदर ये शूट में भी बनेगा एंड रूट में भी बनता है। ठीक है, शूट में भी बनता है और रूट में भी ये हार्मोन फॉर्म होता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये हो रहे कुछ पॉइंट किसके बारे में? ऑक्सीजन के बारे में। अब आते हैं कि ऑक्सीजन का, ठीक है, ओके, दो फॉर्म्स हो सकते हैं ऑक्सीजन का। एक ऑक्सीजन का फॉर्म जिसे हम क्या कहेंगे? एक्टिव फॉर्म कहेंगे। और दूसरा एक फॉर्म हो सकता है कि ऑक्सीजन का जिसे हम क्या कहेंगे? इनएक्टिव फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन भी कह सकते हैं। ठीक है, एक फॉर्म हो सकता है कि एक्टिव फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे बात करेंगे हम एक्टिव ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, इनएक्टिव के बारे में, इनएक्टिव ऑक्सीजन के बारे में। मान लो कि किसी प्लांट में ऑक्सीजन अगर बन रहा है और बनने के बाद अगर वो फ्री स्टेट में है, किस स्टेट में? फ्री स्टेट में अगर वो प्रेजेंट है, मतलब क्या है कि किसी अदर केमिकल के साथ ये बाउंड नहीं है। अगर ये किसी के साथ बाउंड नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ये ओरिजिनल अपने फ्री स्टेट में अवेलेबल है। देखिए, ऑक्सीजन जब फ्री स्टेट में अवेलेबल होता है ना, तभी वो एक्टिवेट होता है। अगर मान लो कि ऑक्सीजन सिंथेसिस के बाद, ठीक है, ऑक्सीजन अगर सिंथेसिस के बाद किसके साथ अगर कॉन्जुगेट हो जाता है ना, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट का मतलब क्या है? ठीक है, किसी के साथ अगर बाइंड होता है ऑक्सीजन दूसरे अदर केमिकल के साथ, तो वो क्या हो जाएगा कि इनएक्टिव हो जाएगा।
तो ये दो चीजें जो आपको याद रखनी है अब इस टाइम में। तो दो चीजें क्या है कि ऑक्सीजन में भी इन इनएक्टिव फॉर्म एंड ऑक्सीजन में भी इन एक्टिव फॉर्म। ऑक्सीजन कब एक्टिव होगा? ऑक्सीजन एक्टिव होता है अपने फ्री स्टेट में अगर वो किसके साथ भी बाइंडेड नहीं है। अगर ऑक्सीजन किसी के साथ कॉन्जुगेट होता है तो ऑक्सीजन, ठीक है, क्या हो जाएगा कि इनएक्टिव हो सकता है। कि बाउंड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, तो इसे हम कहेंगे कि बाउंड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज इनएक्टिव। बाउंड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, बाउंड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? इनएक्टिव होगा। अब बात करते हैं कि ऑक्सीजन किसके साथ बाइंड हो सकता है। ठीक है, ऑक्सीजन किसके साथ बाइंड हो सकता है? ऑक्सीजन कैन बाइंड विद द, ठीक है, अलग अलग केमिकल के साथ ऑक्सीजन क्या हो सकता है कि बाइंड हो सकता है। मान लो कि किसी अमीनो एसिड एलेनिन के साथ कौन है, ठीक है, ऑक्सीजन बाइंडेड है तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और मान लो कि आपके पास कोई दूसरा एक अमीनो एसिड है जिसका नाम है एस्पार्टिक एसिड। अगर ये एस्पार्टिक एसिड के साथ बाइंड होता है तभी भी क्या होगा? इनएक्टिव फॉर्म में चला जाएगा, मतलब कॉन्जुगेटेड फॉर्म में जाएगा। अगर मान लो कि ये किसके साथ बाइंड हो रहा है? इनोसिटोल के साथ बाइंड हो रहा है। ठीक है, इनोसिटोल के साथ अगर बाइंड होता है तो ये फॉर्म भी कौन सा होगा? इनएक्टिव फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन अगर किनके साथ बाउंड करता है तो ये बाउंड फॉर्म में चला जाएगा ऑक्सीजन। एंड हमें पता है कि बाउंड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन विल बी द इनएक्टिव फॉर्म। बाउंड किसके साथ हो रहा है ऑक्सीजन? एक हो रहा है एलिनिन के साथ, दूसरा हो रहा है एस्पार्टिक एसिड के साथ, दोनों भी अमीनो एसिड है। और तीसरा ग्रुप है हमारे पास जो हमेशा लिपिड में भी दिखाई देता है आपको, इनोसिटोल ग्रुप। ठीक है, उसके साथ भी ये बाउंड फॉर्म में चले जा रहा है। अगर ऑक्सीजन किसी के साथ बाउंड फॉर्म में चले जाता है तो ऑक्सीजन एक्टिव रहेगा? नहीं, ऑक्सीजन विल रिमेन्स इन एक्टिव। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर अगर ये किसी के साथ कॉन्जुगेट नहीं है, नॉन कॉन्जुगेटेड फॉर्म में, नॉन कॉन्जुगेटेड फॉर्म में अगर ऑक्सीजन आपको मिलता है तो इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन कैसा है? एक्टिव फॉर्म में अभी। ओके, फ्री फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन विल बी द एक्टिव फॉर्म के मतलब बात करते हैं। ठीक है, नाउ अभी हम बात करेंगे कि केमिकल नेचर ऑफ ऑक्सीजन के बारे में। दैट इज अबाउट द केमिकल नेचर ऑफ ऑक्सीजन। केमिकल नेचर ऑफ ऑक्सीजन। और डिस्कवरी के बारे में भी बात करेंगे, उसके केमिकल नेचर एंड डिस्कवरी के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, देखिए नाउ ऑक्सीजन। देखिए हमने तो पहले ही बोल दिया था कि ऑक्सीजन का ओरिजिन जो होता है या प्रिकर्सर जो होता है एक अमीनो एसिड होगा। ठीक है, जिस अमीनो एसिड में हमें कौन सा चेन मतलब रिंग दिखाई देता है, इंडोल रिंग, मतलब इंडोल स्ट्रक्चर। केमिकली इंडोल ग्रुप कंटेनिंग जो अमीनो एसिड था हमारे पास, इंडोल ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड, दैट इज अबाउट द ट्रिप्टोफैन। दैट इज अबाउट द ट्रिप्टोफैन। ओके, एरोमेटिक रिंग लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा? एरोमेटिक। अगर हम ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर अगर निकाल देते हैं यहाँ पे, मान लो कि हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे स्ट्रक्चर का। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज इंडोल 3 एसिटिक एसिड। इसका नाम क्या होगा? इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ठीक है, स्ट्रक्चर को, ठीक है, देखिए केमिकली हमने बनाने की कोशिश की यहाँ पे। दैट विल बी कॉल्ड एज इंडोल 3 एसिटिक एसिड। इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ठीक है, आप देख लेना स्ट्रक्चर रॉन्ग हो रहा है या राइट हो रहा है। नाउ अगर यहाँ पे हम, ठीक है, इस रिंग स्ट्रक्चर को अगर मतलब ये जो एलिफेटिक जो चेन है हमारे पास, अगर इसको रिप्लेस कर देते हैं हम CH2 ठीक है, CH2 एंड COO से अगर रिप्लेस करते हैं तो ये होगा इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर अगर पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अगर आप यहाँ पे जोड़ देते हो इंस्टेड ऑफ, ठीक है, दिस स्ट्रक्चर, अगर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हम यहाँ पे जोड़ देते हैं तो ये कौन बनेगा? ये बनेगा IBA, इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड। कौन बनेगा? ये इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड। देखिए हमें ये देखने को मिलता है कि ऑक्सीजन की दो फॉर्म है और ऑक्सीजन फाउंड इन टू फॉर्म। मतलब क्या है कि नेचुरल ऑक्सीजन एंड सिंथेटिक ऑक्सीजन, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, नेचुरल ऑक्सीजन एंड सिंथेटिक ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक होंगे नेचुरल ऑक्सीजन
और दूसरे होंगे कौन हमारे पास, ठीक है, सिंथेटिक ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन के दो टाइप हमें जो एग्जाम में पूछे जाते हैं हमेशा, दैट विल बी द नेचुरल फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, नेचुरल फॉर्म कौन सा होता है ऑक्सीजन का, और दूसरा जो होगा यहाँ पे सिंथेटिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, सिंथेटिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, किसका, ऑक्सीजन का, सिंथेटिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। देखिए पहले तो ये बात करेंगे कि सिंथेटिक फॉर्म में क्या होता है, कि मान लो कि हमारे पास एक कोई केमिकल है जिसका एक्टिविटी किसके जैसा है, ऑक्सीजन के जैसा एक्टिविटी, मान लो कि कोई केमिकल स्ट्रक्चर है, एक कोई एक्स केमिकल स्ट्रक्चर है, और एक केमिकल स्ट्रक्चर किसके जैसी एक्टिविटी शो कर रहा है, ठीक है, एक्टिविटी लाइक या इफेक्ट लाइक हार्मोन ऑक्सीजन, एक्टिविटी लाइक अगर हार्मोन के जैसे एक्टिविटी कर रहा है तो उस केमिकल को हम क्या कहेंगे, सिंथेटिक ऑक्सीजन कहेंगे, क्या कहेंगे हम, सिंथेटिक ऑक्सीजन, इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। चलो पहले तो बात करते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट नेचुरल फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, नेचुरली जो प्लांट के अंदर प्रोड्यूस होते हैं उन्हें कहेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास की एक नेचुरल फॉर्म है ऑक्सीजन का, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन ए, ऑक्सीजन ए, ऑक्सीजन ए का दूसरा भी नाम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ऑक्सीजन ट्राइओलिक एसिड, ऑक्सीजन AUXEN, ऑक्सीजन ट्राइओलिक एसिड, इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन जो हार्मोन है हमारे पास एक वीक एसिड है, एक कौन है, वीक एसिड, जो केमिस्ट्री पढ़ते स्टूडेंट उनको तो पता होना चाहिए कि व्हाट इज कॉल्ड एज वीक एसिड। सो ऑक्सीजन ए जिसका डिस्कवरी किसने किया था, साइंटिस्ट, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम लिखना भी यहाँ पे जरूरी होता है, जिसका नाम है कॉगल, KOGL, कॉगल एंड हैजन स्मिथ, साइंटिस्ट का नाम क्या है, कोगल एंड हैजन स्मिथ, जिन्होंने ह्यूमन यूरिन से इसको आइसोलेट किया था, कहाँ से आइसोलेट किया था, ह्यूमन यूरिन से उसको आइसोलेट किया था, ये बात याद रखनी है आपको, ह्यूमन यूरिन से जिसको आइसोलेट किया था वो कौन था, ऑक्सीजन ए, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन ट्राइओलिक एसिड, दैट इज द नेचुरल फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और भी नेचुरल फॉर्म हमें देखने को मिलेंगे ऑक्सीजन के, उसके बारे में भी बात करेंगे। अनदर फॉर्म ऑफ एक्टिव फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, जैसे कि ऑक्सीजन बी, ऑक्सीजन बी जिसका दूसरा नाम होगा ऑक्सीनोओलिक एसिड, ऑक्सीनोओलिक एसिड, ओके, और जिसको आइसोलेट कहाँ से कर दिया था उन्होंने, ठीक है, आइसोलेट किया था, ठीक है, कॉर्न जर्म ऑयल से, कॉर्न जर्म ऑयल से, साइंटिस्ट का नाम क्या है, कोगल, उसके साथीदार इट आल, ऑक्सीजन बी को उन्होंने आइसोलेट कर दिया था, ठीक है। और ऑक्सीजन के और भी फॉर्म हो सकते हैं कि जैसे कि हेटेरो ऑक्सीजन, ठीक है, हेटेरो ऑक्सीजन, हेटेरो ऑक्सीजन दो टाइप के हो सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि हेटेरो ऑक्सीजन मान लो कि ठीक है, जैसे कि हमारे पास कौन है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड एंड इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड, so these are the hetero oxygens, ठीक है, these are the hetero oxygens, इसको भी कहाँ से उन्होंने आइसोलेट किया था, ह्यूमन यूरिन से, ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट किया था, ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट किया था, कहाँ से आइसोलेट हो गया था इसको, मतलब किया था ह्यूमन यूरिन से ही आइसोलेट किया था, सो दीज आर द, ठीक है, हम क्या बोलेंगे कि मोस्ट एक्टिव फॉर्म इन द नेचर दैट इज द इंडोल 3, ठीक है, एसिटिक एसिड, मोस्ट एक्टिव एंड नेचुरल फॉर्म ऑफ, मोस्ट एक्टिव एंड नेचुरल, ठीक है, मोस्ट एक्टिव एंड नेचुरल फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन दैट इज कॉल्ड एज इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जिसका स्ट्रक्चर भी हमने ऊपर बनाने की कोशिश की थी, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं, ठीक है, सिंथेटिक ऑक्सीजन के बारे में, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंथेटिक ऑक्सीजन, सिंथेटिक ऑक्सीजन हमारे पास कौन होते हैं, जैसे कि मान लो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, कौन होगा, फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, मान लो कि ठीक है,
क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड भी कहते हैं, जिसका नाम है 2,4-D। 2,4-D ये कौन होगा हमारे पास, ठीक है। 2,4-D इज अ सिंथेटिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। 2,4,5T ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है। डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड होगा डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, और हम इसे क्या कहेंगे, ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है। 2,4-D 2,4,5T ये भी कौन होगा, सिंथेटिक ऑक्सीजन होगा, ठीक है। उसके बाद नाम नैप्थलीन एसिटामाइड, नैप्थलीन एसिटामाइड, और ठीक है PAA फिनॉक्सी एसिटिक एसिड में, फिनॉक्सी एसिटिक एसिड के तो एग्जांपल हमने देख लिया, ठीक है। नैप्थलीन एसिटिक एसिड भी आपको मिलेगा यहाँ पे। सो दीज आर द सिंथेटिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, ये बात आपको याद रखनी है। जैसे कि ऑक्सीजन ए को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीजन ट्राइओलिक एसिड, ऑक्सीजन बी को क्या कहेंगे, ऑक्सीजनोलिक एसिड, ठीक है। ऑक्सीजनोलिक एसिड जिसका डिस्कवरी कोगल एंड उनके बाकी के जो साथीदार थे उन्होंने किया था, और ऑक्सीजन ए का जो डिस्कवरी है ना, तो ये आपको बोल रहा है कि कोगल एंड हेजन स्मिथ ने किया था ह्यूमन यूरिन से, ये भी बात आपको कॉम जंग ऑयल से कहा कि ठीक है, किसको आइसोलेट किया था, बी को आइसोलेट किया। यहाँ पे हमारे पास कुछ हेटेरो ऑक्सीजन भी होता है, इनको भी ठीक है किन्होंने फाइंड किया था, कोगल ने ही फाइंड आउट किया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके दो फॉर्म हमने बता दिए आपको, इंडोल 3 एसिटिक एसिड एंड इंडोल 3 ब्यूटरिक एसिड, और मोस्ट नेचुरली फॉर्म जो हमें मिलता है इसका तो होगा कौन, ठीक है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। सिंथेटिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन भी आपको देखने को मिलते हैं कि जैसे कि 2,4-D होगा, ठीक है। 2,4,5 भी आपको देखने को मिलेगा, 2,4,5 भी आपको देखने को मिलेगा, और नैप्थलीन एसिटिक एसिड एंड नैप्थलीन एसिटामाइड भी आपको देखने को मिलेगा। नैप्थलीन एसिटिक एसिड, नैप्थलीन एसिटिक एसिड एंड ये होगा एसिटामाइड, ये होगा एसिटामाइड। सो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ सिंथेटिक ऑक्सीजन। तो सिंथेटिक कौन से या नॉन सिंथेटिक या नेचुरल फॉर्म कौन से, ये आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है इस टाइम पे। नाउ अभी बात करते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अभी हम फंक्शंस ऑफ ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के डिफरेंट फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। ऑक्सीजन के डिफरेंट, पहला जो फंक्शन होगा ऑक्सीजन का, दैट विल बी अबाउट द सेल इलोंगेशन। कहाँ पे काम करेगा ये, सेल इलोंगेशन में काम करेगा। किस चीज में काम कर रहा है, सेल इलोंगेशन, नोट कर सकते हो आप ये बात, सेल इलोंगेशन, ठीक है। मतलब सेल इलोंगेशन भी कह सकते हो या सेल एक्सपांशन भी कह सकते हो आप, इस चीज को सेल का एक्सपांशन भी कह सकते हो, ठीक है। देखिए सेल का एक्सपांशन करने के लिए आपको ठीक है जो सेलुलोज फाइब्रिल्स होते हैं ना, सेल्यूलोज फाइब्रिल्स, ठीक है, उनको ब्रेक करना बहुत ही जरूरी होता है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, वहां पे एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा, क्या करेगा, एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा। इस एसिडिक इन्वायरमेंट का इफेक्ट क्या होगा कि वहां पे जो सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल होते हैं वो ब्रेक हो जाएंगे। अगर सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल अगर ब्रेक होते तो सेल वॉल क्या होगा, वहां पे सेल वॉल थिक होना शुरू हो जाएगा, आई एम सॉरी थीन होना शुरू हो जाएगा। सेल वॉल क्या हो जाएगा, थीन। अगर सेल वॉल अगर थीन हो जाता है तो इंटरनल स्पेस क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। इंटरनल स्पेस क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। अगर इंटरनल स्पेस अगर बढ़ जाता है वहां पे, तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा कि सेल विल बी एक्सपांडिंग, ठीक है। वहां पे क्या हो रहा है कि सेल एक्सपांड होते हुए हमें दिखाई देगा। यहाँ पे जो ठीक है जो शुगर भी होते हैं या पेक्टिन होते हैं ना, उनको भी क्या कर दिया जाता है, डिग्रेड कर दिया जाता है। किसके एक्टिविटी से, ऑक्सीजन का एक्टिविटी यहाँ पे शुगर को भी डिग्रेड करता है, ठीक है। या वहाँ पे अगर पेक्टिन, मान लो कि पेक्टिन वहाँ पे, इसको भी क्या कर दिया जाता है, वहाँ पे डिग्रेड कर दिया जाता है। या सेलुलोज फाइब्रिल्स जो होते हैं ना वहाँ पे सेल वॉल में, उनको भी ब्रेक कर दिया जाता है। तो उनको ब्रेक करने से क्या होगा कि सेल वॉल का क्या होगा, मतलब सेल वॉल तो थीन होते जाएगा और इंटरनल जो स्ट्रक्चर होगा वहाँ पे, ठीक है, ठीक है, वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। मान लो कि जैसे कि ये हम बात कर रहे हैं, ओके
मान लो कि इस डायग्राम में दिस इज द थिकनेस ऑफ सेल वॉल। अगर मान लो कि यहाँ पे क्या है, दिस इज द थिक सेल वॉल, ये थिकनेस है सेल वॉल का। अगर इस थिकनेस को हम कम करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ये एरिया बढ़ने लगेगा ना। अगर ये अंदर वाला एरिया अगर बढ़ता है तो हम इसे क्या कहेंगे, एक्सपांशन। ठीक है, देखते हैं अभी इस डायग्राम को हम थोड़ा सा चेंज करके निकाल देते हैं यहाँ पे। अगर हमने मान लो कि यहाँ पे जो अंदर वाली चीजें थी उनको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के बाद, ठीक है क्या, ब्रेक करने के बाद अगर हम यहाँ पे कोई और डायग्राम निकाल देते हैं तो आपको देखने को मिलेगा क्या हो रहा है, सेल का एक्सपांशन हो चुका है। सेल का क्या होगा यहाँ पे, एक्सपांशन। पहले जो सेल था उससे भी और बढ़िया उसका क्या हो गया, साइज बढ़ गई यहाँ पे। ठीक है, सेल का साइज क्या हो रहा है यहाँ पे, बढ़ रहा है। सो ये जो फंक्शन है ये किसका फंक्शन है दोस्तों, ऑक्सीजन का ये पहला फंक्शन हमें देखने को मिलता है। नाउ ठीक है, ऑक्सीजन का एक मेन इंपॉर्टेंट रोल जो आपको देखने को मिलता है दैट इज अबाउट द अपाइकल डोमिनेंस में। कहाँ पे मिलेगा ये, इसका रोल अपाइकल डोमिनेंस में। ठीक है, देखिए दोस्तों कि अपाइकल डोमिनेंस क्या होता है, ठीक है, मतलब क्या है कि प्लांट का जो शूट होता है ना, या अपर वाला जो पोर्शन होगा उसका ही ग्रोथ ज्यादा हो रहा है। ठीक है, लैटरल ग्रोथ हो ही नहीं रहा है वहाँ पे प्लांट। ठीक है, डोमिनेटली किस चीज में ग्रो कर रहा है, ठीक है, अबो डायरेक्शन में। प्लांट हमें पता चल रहा है कि अबो डायरेक्शन में क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। और लेटरल डायरेक्शन में क्या हो रहा है उसका, ठीक है, अबो डायरेक्शन में ये ग्रो कर रहा है एंड लेटरल डायरेक्शन में क्या हो रहा है उसका, ग्रोथ हो ही नहीं पा रहा है। देयर विल बी नो ग्रोथ, नो ग्रोथ, सॉरी, इन, मान लो कि वहां पे कि ठीक है, किस डायरेक्शन में ग्रोथ नहीं है, लेटरल साइड में ग्रोथ नहीं है। लेटरल साइड में ग्रोथ अगर आपको कम दिखाई देती है या हो नहीं रहे, इसका मतलब क्या है कि अपाइकली क्या हो रहा है कि प्लांट ग्रो कर रहा है। सो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज अपाइकल डोमिनेंस। ये अपाइकल डोमिनेंस किसका रोल होगा, ठीक है, अपाइकल डोमिनेंस इज द रोल ऑफ, ठीक है, ऑक्सीजन का ये काम होता है कि ऑक्सीजन अपाइकल डोमिनेंस से शो करता है। ठीक है, मान लो कि अगर किस प्लांट का हमें लेटरल ग्रोथ करना है तो हमें यहाँ पे क्या ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है, किसको ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन को ब्लॉक करने वाली चीजें जैसे कि एनपीए, ठीक है, नहीं टीबा, जिसका नाम क्या होगा, टीबा, ट्राई अमाइनो बेंजोइक एसिड, उसे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, टीबा ट्राई अमाइनो benzoic acid. So that is the inhibitor of oxygen transportation. ऑक्सीजन के प्रोडक्शन का इनिबिटर नहीं है, ये ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को इनिबिट करेगा। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को ये क्या करेगा, इनिबिट करेगा, जिसका नाम क्या है, टिबा, ट्राई आयोडो बेंजोइक एसिड, ट्राई आयोडो बेंजोइक एसिड। ठीक है, ट्राई आयोडो बेंजोइक एसिड इज द इनिबिटर फॉर द, ठीक है, हम कहेंगे कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का ये क्या होगा, इनिबिटर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अपाइकल डोमिनेंस में आपको पता चल रहा है कि आप जब अपाइकल डोमिनेंस होता है ना तो प्लांट का हाइट बढ़ता है, हाइट इंक्रीज होता है, और गर्थ इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, गर्थ क्या होगा, डिक्लाइन, डिक्लाइन तो होता नहीं है, रिवर्स डायरेक्शन में ग्रोथ कभी जाती नहीं है, पर वहां पे हमें पता चल रहा है कि प्लांट का क्या ग्रो हो रहा है, सिर्फ हाइट ग्रो हो रहा है, ये बात हमें दिखाई देगी, लेटरल ग्रोथ होता नहीं है। ठीक है, देयर विल नो लेटरल ग्रोथ ड्यूरिंग द अपाइकल डोमिनेंस। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम किसके बारे में, एक नेक्स्ट एक्टिविटी जो हमें देखनी चाहिए यहाँ पे ऑक्सीजन के बारे में, दैट विल बी अबाउट इट प्रिवेंट्स लॉजिंग। क्या करेगा ये, लॉजिंग को प्रिवेंट करेंगे। लॉजिंग का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे झुक जाना, कि प्लांट के ठीक है कि जो पार्ट होते हैं ना, तो क्या करेंगे वहाँ, मतलब प्लांट के बहुत सारे पार्ट यहाँ पे क्या होते हैं कि नीचे की ओर झुक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरनोड होता है ना, इंटरनोड का अगर लेंथ बहुत ज्यादा होता है, मान लो कि अगर इंटरनोड का लेंथ बहुत ज्यादा हो रहा है तो कौन से प्लांट में, ठीक है, जैसे कि मान लो कि ग्रासेस फैमिली से बिलोंग करने वाले, मतलब ग्रासेस प्लांट में अगर आपको, ठीक है, अगर इंटरनोड का अगर ज्यादा लेंथ दिखाई देता तो ये प्लांट क्या होंगे, कोलैप्स हो जाएंगे या कोलाइड हो जाएंगे, मतलब कोलैप्स हो जाएंगे ये।
कोलैप्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हमें किस चीज का यूज करना होता है, मतलब यहाँ पे ये काम कौन करता है, प्रिवेंट लॉजिंग का काम करेगा यहाँ पे ऑक्सिन, ऑक्सिन विच प्रिवेंट द लॉजिंग, ठीक है। अब देखते हैं कि प्लांट टिश्यू कल्चर में ऑक्सिन का इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। अगर हम कैलस को, जो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स होता है जिसे हम क्या कहेंगे, कैलस को अगर ऑक्सिन का ट्रीटमेंट देते हैं, कैलस को अगर हम ऑक्सिन का ट्रीटमेंट देते हैं तो वहां पे क्या होगा, रूट का इंडक्शन हो सकता है। किसका इंडक्शन होगा, सो रूट इंडक्शन के लिए हम, ठीक है, इसको प्लांट टिश्यू कल्चर के लैब में यूज कर सकते हैं, ठीक है। चौथी बात ये कि ठीक है, ऑक्सिन एज अ मतलब फोटोट्रॉपिक इफेक्ट भी शो करेगा या ग्रेविट्रॉपिक भी इफेक्ट शो करता है। ऑक्सिन शोज फोटोट्रॉपिक एंड ग्रेविट्रॉपिक इफेक्ट ग्रेविट्रॉपिक इफेक्ट का मतलब क्या है कि टुवर्ड द अर्थ, ठीक है, टुवर्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स के भी कह सकते हैं। फोटोट्रॉपिक का मतलब हमने पहले ही देख लिया था एक्सपेरिमेंट में FW के, ठीक है, कि बेंडिंग टुवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट के अगर बेंड हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज फोटोट्रॉपिक इफेक्ट। और क्या इफेक्ट हो सकता है, ठीक है, ठीक है, हमें पता है कि अगर हम ऑक्सिन को कुछ प्लांट के ऊपर अगर ट्रीटमेंट कर देते हैं, ऑक्सिन का ट्रीटमेंट कुछ प्लांट को दो तो वहाँ पे फीमेलनेस ज़्यादा बढ़ने लगता है, ठीक है, फीमेलनेस वहाँ पे उस प्लांट में ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। कि उसका एग्जांपल है हमारे पास कैनाबिस प्लांट का। कैनाबिस प्लांट में हमें क्या देखने को मिलता है, फीमेलनेस। मतलब अगर किसी प्लांट को, मतलब कि कैनाबिस प्लांट को अगर हम ऑक्सिन का ट्रीटमेंट दे देते हैं, किसका ट्रीटमेंट दे देंगे हम, ऑक्सिन का अगर ट्रीटमेंट देते हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि उस प्लांट के अंदर फीमेल फ्लावर का ज़्यादा बनना शुरू होता था, फीमेल फ्लावरिंग ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, फीमेल फ्लावरिंग, ठीक है। कौन से प्लांट में, कैनाबिस प्लांट में आपको ये इफेक्ट दिखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे ऑक्सिन के और एक रोल। ऑक्सिन का ट्रीटमेंट अगर हम करते हैं तो वहाँ पे पार्थिनो कार्पी भी हो सकता है, पार्थिनोकार्पी पार्थिनोकार्पी का एग्जाम्पल क्या होगा हमारे पास, टोमेटो। अगर टोमेटो प्लांट को अगर हम किसका ट्रीटमेंट देते हैं, ऑक्सिन का, तो वहाँ पे क्या होगा, सीडलेस फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, सीडलेस फ्रूट का फॉर्मेशन, तो दैट इज नोन एज पार्थिनोकार्पी। यहाँ पे कार्पी का मतलब होता है फ्रूट, ठीक है। सीडलेस फ्रूट का फॉर्मेशन होता है टोमेटो के अंदर। अगर हम उस टोमेटो को किसका ट्रीटमेंट देंगे, ऑक्सिन का ट्रीटमेंट देते हैं, किसका ट्रीटमेंट देंगे हम, ऑक्सिन का ट्रीटमेंट देते हैं, तो ठीक है। तो आगे जाके और भी कुछ बातें हमें पता सकती है, मतलब पता होनी चाहिए। ऑक्सिन इंक्रीज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, इंक्रीजेस रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन। इसका मतलब क्या है कि मेटाबॉलिज्म के रेट को ग्रो करेगा, ये मतलब इंक्रीज करेगा, इंक्रीज इन मेटाबॉलिक रेट को ये इंक्रीज कराता है, किसको इंक्रीज कराएगा है, मेटाबॉलिक रेट को भी ये इंक्रीज कराता है, ठीक है। देखिए, तो ये हो गए कि फंक्शंस ऑफ ऑक्सिन के बारे में। और भी कुछ फंक्शंस हम बात करेंगे ऑक्सिन के। जाइलम का डिफरेंशिएशन कराएगा, ये क्या करेगा, जाइलम का डिफरेंशिएशन। ऑक्सिन कैन इंड्यूस जाइलम डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन का मतलब कल भी हमने बोल दिया था पहले वीडियो में, स्पेशलाइजेशन होना, क्या होना, स्पेशलाइजेशन होना, दैट इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन, ठीक है। मान लो कि अगर हमारे पास जो सेल्स है जो डिवाइड होके आई है, अगर अभी ये स्पेशली काम कर रहे एक ही सिर्फ टिश्यू या ऑर्गन के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्पेशलाइजेशन और डिटर्मिनेशन। जो सेल डिटरमाइन होती है वो स्पेस, ठीक है, सेल क्या हो जाती है,
डिटरमाइन सेली स्पेशलाइजेशन शो करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। ठीक है, सो डेवलपमेंट के अंदर हमें पता होता है कि जाइलम का अगर डिफरेंशिएशन करना है अलग अलग पार्ट बनाने की, जैसे कि जाइलम फाइबर हो गया, ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा हो गया, ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा हो गया, तो इन चीजों को बनाने के लिए वहाँ पे कौन लगेगा, जाइलम के डिफरेंशिएशन के लिए कौन चाहिए हमें, ऑक्सिन चाहिए। किसका ट्रीटमेंट होगा यहाँ पे, ऑक्सिन का ट्रीटमेंट होगा। उसके बाद ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि ठीक है, वुंड हीलिंग में अगर प्लांट में कुछ वुंड फॉर्म होते हैं, वहां पे वुंड फॉर्म होते तो उनको हील करने के लिए, ठीक है, उनको हीलिंग करने के लिए हमें पता होता है कि वहां पे कौन काम करेगा, ऑक्सिन हार्मोन काम करता है। ठीक है, प्लांट के वुंड हीलिंग में कौन काम करेगा यहाँ पे, ठीक है, ऑक्सिन काम करता है। तो फ्लावरिंग में भी हमने रोल बोल दिया है कि जाइलम, डिफरेंशिएशन में भी आपको रोल बोल दिया, मेटाबॉलिज्म एंड रेस्पिरेशन में भी किसका रोल है, या वुंड हीलिंग में भी आपको देखने को मिलेगा कि ऑक्सिन का रोल है। ठीक है, पार्थिनोकार्पी में भी ऑक्सिन का रोल है, या फीमेलनेस फ्लावर को बनाना कैनबिस में, इसको भी इसका भी रोल आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हमने बोल दिया था कि ऑक्सिन कैन शो द फोटोट्रॉपिक एंड ग्रेविट्रॉपिक इफेक्ट भी शो करेगा। ठीक है, प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर ये क्या करेगा, रूट को इंडक्शन करेगा, रूट का इंडक्शन करेगा। ठीक है, और ये लॉजिंग को प्रिवेंट भी कर सकता है, किसको, लॉजिंग को प्रिवेंट कर सकता है। जिस प्लांट के जो स्टेम होते हैं ना, थोड़े से जिन प्लांट के स्टेम वीक होते हैं, जिन प्लांट के स्टेम वीक एंड उसका हाइट क्या होगा कि थोड़ा सा ज्यादा बढ़ता है, तो ऐसे प्लांट में क्या होगा कि लॉजिंग होने की चांसेस बढ़ते हैं। तो अगर आप ठीक है ऑक्सिन का ट्रीटमेंट करते हो ऐसे प्लांट को, तो वहाँ पे लॉजिंग प्रिवेंट हो सकती है। ठीक है, तो मेन एक रोल आपको बोल दिया था कि ऑक्सिन क्या शो द अपाइकल डोमिनेंस, ऑक्सिन क्या करेगा, अपाइकल डोमिनेंस। अपाइकल डोमिनेंस में इफेक्ट क्या होता है कि प्लांट का हाइट बढ़ता है बट उसका लैटरल ग्रोथ ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलता। ठीक है, ये होता है कहाँ पे, अपाइकल डोमिनेंस में। दूसरी एक बात हमने कह दी थी कि आपको एक्सपांशन भी करेगा, सेल का इलोंगेशन होगा या सेल का एक्सपांशन, उसके हिसाब से क्या होगा कि ऑर्गन जो होते हैं ना प्लांट के अंदर, उनका साइज भी क्या होगा, बढ़ लेगा। एक्सपांशन करने के लिए वहां पे उसको एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है। एसिडिक एनवायरनमेंट अगर क्रिएट होता है तो वहां पे सेलुलोज फाइब्रिन या कोई शुगर या कोई ठीक है, हमें पता है कि हेटेरोपॉलीसैकेराइड पेक्टिन वगैरह, ठीक है, तो उनको ब्रेक डाउन करने के लिए कौन काम में आता है, एसिडिक एनवायरनमेंट। अगर ये ब्रेक होते तो सेल वॉल का थिकनेस कम हो जाएगा। अगर सेल वॉल का थिकनेस कम होता है तो सेल क्या होगा, अंदर से एक्सपांड होने लगता है। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ हार्मोन ऑक्सिन। एक एक फंक्शन आपको याद रखना है। और सबसे बड़ी बात, ठीक है, टीबा के बारे में भी आपको याद रखना है, ट्राइआयोडोबेंजोइक एसिड, ट्राइआयोडोबेंजोइक एसिड दैट इज कॉल्ड एज, ठीक है, ये ऑक्सिन का दुश्मन है, ये बात आपको याद रखनी है। सो दिस इज विलन, ठीक है। देखिए अगर ऑक्सिन हीरो है तो आपको देखने को मिलेगा कि ट्राइआयोडोबेंजोइक एसिड विलेन का रोल प्ले करेगा। ठीक है, इनहिबिटर होता है ऑक्सिन का। नाउ अभी देखते हैं कि कमर्शियल यूजेस ऑफ ऑक्सिन। कमर्शियली हम ऑक्सिन को कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सिन। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सिन, ऑक्सिन के एप्लीकेशन हम कहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऑक्सिन आप यूज कर रहे हो ना, वो ऑक्सिन होते हैं सिंथेटिक ऑक्सिन। यहाँ पे कौन से ऑक्सिन आप जनरली यूज करते हैं, सिंथेटिक एज वेल एज, मैक्सिमम तो सिंथेटिक ऑक्सिन का यूज करते हो, एज वेल एज आप नेचुरल ऑक्सिन को भी, ठीक है, अगर आइसोलेट करके यूज करते हो ना तो कर सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए तो पहला जो रोल होगा तो वीडी साइड में रोल होगा, वीडी साइड, ठीक है, वीडी साइड में आपको किसका रोल दिखाई देगा, ऑक्सिन हार्मोन का रोल आपको दिखाई देगा वीडी साइड में। ठीक है, अगर ये वीडी साइड होता है तो किन प्लांट के लिए वीडी साइड का रोल प्ले करेगा, ये बात आपको याद रखना है डाइकोटिलीडोनस प्लांट को। ठीक है, अगर वीडी साइड हमें यूज करना है एक्सिन को तो हमें किसे यूज करना होगा, 2,4-D, ठीक है, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड जिसे हम कहेंगे, या 2,4,5T को यूज करेंगे, 2,4,5, ठीक है, इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, एज अ वीडीसाइड। और ये वीडीसाइड किसके ऊपर काम करेगा, जिन प्लांट के लीफ ब्रॉड होते हैं ना, ब्रॉड लीव्स प्लांट, ब्रॉड लीव्स प्लांट। और एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक किसका हो सकता है, ये डाइकोटिलीडोनस प्लांट का। तो इसका मतलब क्या है कि आप किसके ऊपर इसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये बात आपको बहुत ध्यान से याद रखनी है, डाइकोट एंड, ठीक है, 2,4-D एंड 2,4, ठीक है। अब आते हैं हम पार्थिनोकार्पी के बारे में बात करते हैं। हमने पहले ही बोल दिया था कि पार्थिनोकार्पी सीडलेस फ्रूट बनाने के लिए, ठीक है, सीडलेस
फ्रूट बनाने के लिए, ठीक है, ऑक्सीजन के अलग अलग से फॉर्म यूज करते हैं। जैसे कि नेचुरल फॉर्म भी आप यूज कर सकते हो यहाँ पे, नेचुरल फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन जैसे कि इंडोल 3 एसिटिक एसिड एंड इंडोल 3 ब्यूटरिक एसिड, इसका यूज कर सकते हो फॉर द पार्थिनोकार्पी पर्पस। सीडलेस फ्रूट का फॉर्मेशन, पार्थिनोकार्पी का मतलब क्या होगा, सीडलेस फ्रूट का फॉर्मेशन। और ये कैसे होता है वे आगे हम देखेंगे इसके बारे में दूसरे किसी चैप्टर में, ठीक है। तीसरा रोल ऑक्सीजन का एप्लीकेशन, वीडिसाइड बोल दिया, पार्थिनोकार्पी में भी आपको बोल दिया। नाउ फ्लावरिंग में हमने बोल दिया था कि कुछ प्लांट में, जैसे कि कैनबिस प्लांट में हमने बोल दिया था कि मान लो कि किसी प्लांट में अगर फ्लावरिंग हो नहीं रही है और आपको फ्लावरिंग करनी है, ठीक है, और फीमेल फ्लावरिंग ज्यादा बनानी है, तो आप किसका यूज कर सकते हो, ठीक है, नेप्थेलिल एसिटिक एसिड का यूज कर सकते हो, दैट इज द सिंथेटिक ऑक्सीजन। कौन होगा ये, सिंथेटिक ऑक्सीजन, इसका यूज कर सकते हो। और आप यूज कर सकते हो कि 2,4-D का भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे 2,4,D का भी आप यूज कर सकते हो। सो दीज आर द सिंथेटिक ऑक्सीजन दैट विल बी यूज फॉर द, ठीक है, इन केस ऑफ फ्लावरिंग। नाउ स्टोरेज, अगर मान लो कि आपको पोटैटो स्टोरेज करना है, क्या स्टोरेज करना है, पोटैटो अगर स्टोरेज करना है, तो स्टोरेज पर्पस के लिए भी, स्टोरेज ज्यादा, ठीक है, टाइम टिका रहे, इसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, ऑक्सीजन का ट्रीटमेंट कर सकते हो, ठीक है। और स्टोरेज के लिए कौन सा ऑक्सीजन अच्छा होता है, दैट विल बी अबाउट द नेप्थेलिन एसिटिक एसिड। स्टोरेज के लिए जो यूज कर दिया जाता है दैट इज कॉल्ड एज, ठीक है, नेप्थेलिन एसिटिक एसिड। एंड अगर हमारे पास प्री हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉपिंग अगर होती है, मतलब फ्रूट पकने के पहले ही, अगर वो पकने के पहले ही अगर ड्रॉप हो जाता है प्लांट से, तो यहाँ पे हमारा, ठीक है, किसान भाइयों का नुकसान हो सकता है। कि अगर ऐसे नुकसान को अगर आप रोकना है, ठीक है, तो आप किस चीज का ट्रीटमेंट कर सकते हो, ऑक्सीजन का ट्रीटमेंट कर सकते हो। और वहाँ पे भी NaA और 2,4,D का यूज हो सकता है टू प्रिवेंट, ठीक है, प्री हार्वेस्ट लॉस, प्री हार्वेस्ट लॉस, प्री हार्वेस्ट लॉस को, ठीक है, प्रिवेंट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, नेप्थेलिन एसिटिक एसिड, ठीक है, एंड किसका यूज कर सकते हो आप, 2,4,D का यूज कर सकते हो, सिंथेटिक ऑक्सीजन का आप यूज कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ, जैसे कि पार्थिनोकार्पी में हो गया, वीडिसाइड में हो गया, फ्लावरिंग में हो गया, ठीक है, स्टोरेज में हो रहा है, प्री हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप, मतलब ये प्री हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जनरली सिट्रस प्लांट में। किस प्लांट में देखने को मिलता है, सिट्रस प्लांट में। किस प्लांट में देखने को मिलेगा हमें, सिट्रस प्लांट में। अगर मान लो कि सिट्रस प्लांट में बहुत ज्यादा फ्रूट ड्रॉपिंग हो रही है, ठीक है, हम हार्वेस्ट करने से पहले ही अगर फ्रूट ड्रॉप होता है, तो फ्रूट काम में नहीं आएंगे। तो ऐसा ना हो इसलिए हम किस चीज का यूज करेंगे, नेप्थेलिन एसिटिक एसिड एंड 2,4,D का यूज करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ठीक है, हम थोड़ा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे दिए किसका, हार्मोन ऑक्सीजन के बारे में। तो आज के लेक्चर पहले से अब थोड़ा सा, ठीक है, पढ़ लेते हैं। तो आज हमने हार्मोन्स के बारे में पढ़ लिया था, फाइटो हार्मोन्स के बारे में, ठीक है, जो अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे कि पार्टिकुलेट फॉर्म में या गैसेस फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे इस फॉर्म को हम नॉन गैसेस फॉर्म भी कह सकते हैं, ठीक है, नॉन गैसियस फॉर्म, ठीक है। तो गैसेस फॉर्म में जो हार्मोन आपको दिखाई देते हैं दैट इज अबाउट द इथिलीन हार्मोन, और बाकी के जो हार्मोन्स आपको दिखाई देते हैं दीज आर द, ठीक है, दीज आर द पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, या लिक्विड फॉर्म भी आप कह सकते हो, या हार्मोन्स, ठीक है। जैसे कि हार्मोन ऑक्सीजन के बारे में हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया है। कल से हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से साइटोकाइनिन, जिबरेलिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, इथिलीन, जास्मोनिक एसिड एंड ब्रासिनोस्टेरॉइड के बारे में। तो यहाँ पे हमने कॉन्सेंट्रेशन के बारे में आपको बोल दिया था कि वेरी ट्रेस अमाउंट इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ज्यादा अमाउंट की वहाँ पे जरूरत होती है। 10⁻⁻⁶ मोल भी अगर कॉन्सेंट्रेशन है आपके पास, तो भी आप क्या कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है, उसका यूज कर सकते हो। उसके बाद शायद हमने पढ़ लिया था कि केमिकल के बारे में, कि केमिकल ओरिजिन कौन हो सकता है, जैसे कि अमीनो एसिड ओरिजिन, आइसोप्रेनोइड ओरिजिन, पिगमेंट ओरिजिन, कौन से हार्मोन्स हमारे पास आते हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। और उसके बाद हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन दिए था, ठीक है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड नेचुरल फॉर्म ऑफ हार्मोन ऑक्सीजन के बारे में।
तो ये थी बात आज के लेक्चर के बारे में दोस्तों। अगर आपको कहाँ पे डाउट आ रहा है, ठीक है, समझ में नहीं आ रही है पूरा वीडियो देखने के बाद, तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको किसको डाउट है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल करके आप डाउट पूछ सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है, व्हाट्सएप। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो फटाफट वीडियो से लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर पहली बार आप हमारे चैनल पे आते हो तो आप वीडियो को मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, ठीक है। फाइनली जय हिंद।